नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। रायबरेली के ऊंचाहार में जो कुछ हुआ निश्चित तौर पर उसे सही नहीं कहा जा सकता। 5 लोगों की हत्या की जाती है, जिसमें एक सफारी गाड़ी को आग के हवाले किया जाता है और उसमें जितने लोग मौजूद होते हैं वो सब जलकर मर जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके के तथ्य रखने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ऑन स्पॉट थे उनकी तरफ से कुछ बातें बताई गई कि एक गाड़ी जा रही थी, उस पर फायरिंग होती है और उसमें से फायरिंग के दौरान वो गाड़ी नियंत्रण से बाहर चली जाती है, एक पेड़ से जाकर टकराती है, उसके बाद गाड़ी पलट जाती है और उसमें से करीब 3 लोग बाहर निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। उनको लाठी डंडों से दूसरे पक्ष के लोग पीट पीट कर मार डालते हैं। करीब 2 लोग गाड़ी के भीतर रहते हैं और गाड़ी को आग के हवाले दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से कर दिया जाता है, जिसमें जलकर उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। कहा यह भी जा रहा था कि 5 लोग इसमें जलकर मर गए और मरने वाले जो हैं वो ब्राह्मण बताए जा रहे थे। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक रंग क्या है? लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादव यानी कि बनाम यादव की हो चुकी है। जो दूसरा पक्ष है वो यादव पक्ष है, जो मरे हुए लोग हैं वो ब्राह्मण हैं और ये 5 ब्राह्मणों के पीछे हत्याकांड का जो ये पूरा एक चरित्र है, जो चेहरा है, वो क्या है, इसको लेकर अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप से बयानबाजी, प्रदर्शन, धरने लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। हकीकत इस मामले की क्या है, निश्चित तौर पर यह सामने आनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं इस बात का कि यह बात साफ हो पाए कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या था। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए, पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में आए, विधायक बने और मंत्री हैं। ब्रजेश पाठक पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, बीजेपी में आए, विधायक बने और उसके बाद मंत्री। अब ये दोनों नाम जो हैं एक ही पार्टी के चेहरे तो हैं और पहले भी एक ही पार्टी के चेहरे हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों आमने सामने आ गए। एक राजनीति का पक्ष यह भी नजर आता है, दूसरा समाजवादी पार्टी नेता मनोज पांडे, जिनके ऊपर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य तंज कसते जा रहे हैं इस मामले को लेकर। उनकी तरफ से तमाम और समाजवादियों को लेकर लखनऊ के जीपीओ में, जो कि हजरतगंज में स्थित है, वहां पर प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मणों ने भी प्रदर्शन किया। यानी कि अब लड़ाई जातिगत भी है और राजनीतिक भी है। क्या कुछ निकलकर इसमें पूरा मामला बाहर आता है वो आपको बताएंगे, चर्चा भी करेंगे अपने खास पैनल के साथ जो हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे इस डिबेट में। बने रहिए हमारे साथ। तो रायबरेली के इस मामले की आखिर कहानी है क्या? क्या हुआ था उस रात जब ये पूरा माहौल पसर गया, ये आग जनी हुई, हत्याकांड हुआ, इसमें 5 लोग जलकर मर गए? पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं और इसको लेकर जो राजनीतिक रूप से बयानबाजी या फिर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उसकी कहानी क्या कुछ है, सबसे पहले देखिए। रायबरेली में हुए 5 लोगों के हत्याकांड पर पूरे राज्य में इसका असर दिख रहा है। कहीं इस हत्याकांड पर उग्र प्रदर्शन तो कहीं मौन प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। रायबरेली के एक निजी होटल में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें मामले में सीबीआई की जांच कराने की मांग की गई है और आरोपियों को बेगुनाह बताया गया। देखिए, हत्याकांड में हम लोगों की 2-3 मांगे हैं साफ तौर पर। इसमें जो पहला तो यह है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और जिससे कि तथ्य सामने आ सके। सीबीआई जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। मैं मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो, न्याय संगत शासन प्रशासन वहां पर जो है न्याय करे। दोषी अगर हमारा समाज है तो उसे दोषी बनाया जाए। जातीय रूप लेता जा रहा है ये मामला, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सभी राजनीतिक संगठन अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में आगे आ रहे हैं और अगर जल्द ही सरकार और जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगा तो इस पूरे मामले को जातीय हिंसा में तब्दील होते वक्त नहीं लगेगा। तो भले अभी तक इसको लेकर जाति हिंसा ना दिखाई पड़ी हो, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी लगातार हो रही है राजनेताओं की तरफ से, निश्चित तौर पर यह मामला बहुत गंभीर हो सकता है। अभी तो शुरुआत है, आगे और ज्यादा इसके बुरे परिणाम दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा,
जब उनसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई पत्रकारों की तरफ से, तो उन्होंने सीधे सीधे बैक किया, यानी कि सपोर्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लोग मरे हैं जलकर उनको गुंडा नहीं बताया, और अगर ऐसा बताया है तो आप वो बयान दिखाइए। अब आपको दोनों बयान दिखाते हैं, एक वो जो दिनेश शर्मा बैक कर रहे हैं स्वामी मौर्य को, और एक वो बयान जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं मरने वाले लोगों पे। सुन लीजिए। बयान की बात कर रहे हैं मौर्य जी के, उसका एक भी वीडियो अब विजुअल दिखा दीजिए। उन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी है उसके साथ पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करे, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। अगर आपके पास में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आप जारी करिए। ये चैनल पे नहीं, चैनल पे आप बयान नहीं करिए। आप चैनल पे अगर बोला है तो आप चैनल पे दिखाइए उसको। चल रहा है उनका बयान। नहीं, मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने केवल इतना कहा है कि जो भी अपराधी हैं, अपराधी चाहे जिस दल के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, वो दंड के पात्र हैं, और हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाए, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने ठेका ले रखा है, जबकि उन्होंने ही ये सारा का सारा कांड करवाया। समाजवादी पार्टी का विधायक मनोज पांडे के इशारे पर ये गुंडे बुलाए गए थे, चूंकि वो प्रधान राजा यादव पूर्व में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। 2017 विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो गए। उनको इस बात की चिढ़ है। तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुना जिसके आधार पर दिनेश शर्मा लगातार उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो चला है बयान तो आप हमें दिखाइए, सुनाइए। ये वही बयान था स्वामी प्रसाद मौर्य का जो उन्होंने सबसे पहले दिया था। उसके बाद सफाई में लगातार कुछ ना कुछ वो बातें कहते नजर आते रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि अगर ये कोई गंभीर मामला है तो सीधे सीधे किसी के ऊपर उंगली उठाना या मामले को दूसरा रंग देना, जो लोग जल के मर गए, जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, इसमें उनको गुंडा बताना, मामला जाहिर तौर पर जांच का है। अब सीबीआई जांच का सवाल इसमें बार बार आ रहा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तभी ये बात पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि दरअसल मसला है क्या। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि लगातार इस मामले में दिखाई पड़ रहा है कि चाहे राष्ट्र रक्षा जो मनु आर्मी है वो हो, परशुराम सेना हो, ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान हो, जो तमाम और भी ब्राह्मण सभाएं हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में वो चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए। जो यादव पक्ष है उनसे जुड़े हुए तमाम नेता, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चूंकि समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर इस तरीके से एलिगेशन सीधा सीधा स्वामी मौर्य की तरफ से लगाया गया है। सीधे रुक करते हैं पैनल का। हमारे साथ चंद्रशेखर पांडे जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका। संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत। संतोष दुबे शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रभात पांडे साहब सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रुक करते हैं चंद्रशेखर पांडे जी आपका। निश्चित तौर पर गंभीर मामला है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, और सीधा सीधा उन्होंने एक आरोप लगाया है मनोज पांडे के ऊपर। उन्होंने कहा कि वो जो 5 लोग मर गए वो बुलाए गए गुंडे थे जो मनोज पांडे ने बुलाया था। चंद्रशेखर पांडे। आशीष जी, चूंकि ये पूरा ये एपिसोड से मैं मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैं भली भांति वाकिफ हूँ, और सभी जितने भी मूवमेंट हुए हैं वो मुझमें शामिल रहा हूँ, और ये मूवमेंट सब मैंने किए भी हैं अपने, और सारे चीजें आपके सब लोगों को, रिपोर्टर्स को, सबको आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी किया है। जो देखिए इसमें हुआ क्या है, ये कुछ नहीं है। ये जो उन्होंने आरोप लगाया है ये मुझे लगता है इसका जवाब या चर्चा की भी जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग ये है कि हुआ क्या, जब ये घटना होती है ये बेवजह का एक राजनीतिक एहसान को उतारने के लिए, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए बेवजह का डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यादव ब्राह्मण
रायबरेली में ठोस वोट बैंक है, इस कदर वोट बैंक है कि जब सुनामी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सुनामी में भी समाजवादी पार्टी की वहां सीट निकल जाती है, और जिस पुत्र मोह में, जिस अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए उन्होंने उनको राजनीतिक अपने गुरु, राजनीतिक मां, जो भी उन्हीं के भाषा में मान लीजिए, उनकी देवी के साथ उन्होंने गद्दारी किया। उनका एक सपना था कि मुझे बेटे को विधायक बनाना है, परंतु उनके अंदर, स्वामी जी के अंदर बड़ी पीड़ा है कि लगातार पिछली बार पटकनी दिया, इस बार सुनामी में पटकनी दिया, और इस बार सुनामी में जो नहीं जीत पाया वो माना गया भाजपा द्वारा कि वो व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से जीवन में कभी राजनीतिक गुण नहीं हो सकते हैं, तभी इस सुनामी में हार गए। अब हम आते हैं आपके मुद्दे पे। देखिए, यह ना ये यादव वर्सेस ब्राह्मण है, ना कुछ है। मुद्दा सिर्फ सिंपल सा है कि ये जो राजा यादव अपराधी है, ये विशुद्ध अपराधी है, कोई आज नहीं अपराधी पैदा हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान भी जितना आज खूंखार था उतना ही खूंखार था। और मैं एहसानमंद हूं, आप तहे दिल से मैं अपने माननीय अखिलेश यादव जी का एहसानमंद हूं, धन्यवाद देता हूं कि यादव टाइटल होने के बावजूद भी उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें कहा, हम लोगों को, कि किसी भी प्रकार को अपराधी को संरक्षण नहीं देना है, और पूरे 5 साल में किसी भी प्रकार का नरसंहार उसको हम लोगों ने नहीं करने दिया। वह इतना प्रयास किया परंतु राजनीतिक संरक्षण उसे नहीं दिया गया। चुनाव में चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य 2 जगह से चुनाव लड़े, बड़ा मैं ईमानदारी से पूरी घटना की सच्चाई बता दे रहा हूं आपको, है क्या पूरी घटना है क्या। सिर्फ चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहां से भी चुनाव लड़े थे कुशीनगर से, उन्होंने राजा यादव, शिव कुमार यादव को चुनावी कमान दिया और बोला कि यहां के विधायक आप बनोगे, यदि मेरा बेटा विधायक बनता है तो विधायकी वो नहीं चलाएगा, आप चलाओगे, क्योंकि वो मात्र 4 घंटा होश में रहता है, 4 बजे से दारू पी लेता है और सवेरे 11 बजे तक दारू पी के उल्टी करता है। मैं क्षमा मांगते हुए बात कहने में शर्मिंदगी जरूर मुझे हो रही है, एक चूंकि वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, कहना नहीं चाहिए, पर उनका आरोप चूंकि इतना घटिया लेवल पर चला गया कभी, और मुझे लगता है कि आप किसी से, मतलब एक नहीं, किसी से पूछेंगे तो मुझे मना कोई नहीं करेगा कि यह बात झूठ मैं बोल रहा हूं, तो 4-5 घंटा वो होश में रहता है। पूरी चूंकि चुनाव कमान ये दोनों लोगों ने संभाला, दोनों लोगों ने संभालने के बाद में ये कहा कि भाई अब स्वामी प्रसाद मौर्य के घोषित प्रतिनिधि हो गए। चूंकि दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि वो घटना, एक छोटी सी बात समझिए, वो कितना मजाकिया है कि अगर एक सचमुच में अपराधी भी मारा जाता है तो भी उसके मरने के बाद कोई उसकी बुराई न करके उसको कुछ अच्छाई अगर किया होगा तो याद करता, वरना चैप्टर क्लोज करता है। वो 5 के 5 लड़कों को अपराधी बता दिए, जिनमें से 4 के खिलाफ 151 नहीं है। इसी उन्हीं की सरकार की पुलिस कह रही है दोनों लोगों ने कि 151 नहीं है। एक आदमी जो आरोपी है, उस आरोपी की स्थिति में बता रहा हूं, उसके ऊपर 307 है, कुल 8 मुकदमाएं केवल है, जबकि उनके पुत्र के ऊपर 16 मुकदमाएं हैं। मैं एक बड़ा गंभीर बात बता दूं, आज की डेट में यदि केवल मुकदमा दर्ज होने के आधार पे जिंदा जलाने का, आंख फोड़ने का, हाथ पांव काटने का, इस तरह का लाइसेंस अगर दिया जाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के 60% मंत्री, हम अपनी सरकार को भी शामिल कर देते हैं, लगभग 50% होगी, उसके पहले में भी आज के विधायकों का 50%, यानी देश के पूरे राजनीतिज्ञों का 50 से 60% हिस्सा इस लड़के से। ठीक है, इस पूरे मामले पर 2 पहलू, इस पूरे मामले पर मात्र 2 पहलू। चंद्रशेखर भाई, इस पूरे मामले मुझे लगता है कि मात्र 2 पहलू। सबसे प्रमुख पहलू यही है कि क्या जंगल राज है कि किसी को भी जलाकर मार दिया जाए इस तरीके से, पहला। दूसरा पहलू है कि अगर यह हुआ है तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए। 2 ही बातें हैं मुझे लगता है मुख्य रूप से। संजय शर्मा भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। मैं आपके बात से सहमत हूं, और आपके बिल्कुल दोनों बात पे ही मैं जवाब दूंगा। यह पूरा, मैं एक चीज कहूं, बड़ा जघन्यतम ये हुआ। पहली बात तो ये कि किसी भी अपराधी को आप पॉलिटिकल संरक्षण मत दीजिए। यदि आप उसको ये कह दोगे कि अब अपने आप को कैबिनेट मंत्री समझो तो वो ऐसा ही करेगा। और दूसरी बात, जो दुर्घटना होती है, यदि वो मारने गए होते तो विश्वास करिए वहां पे किसी एक आदमी को, उसमें जो वहां 30-40 लोगों में छोटा सा एक छर्रा तो लगी जाता। यदि वो इतने बड़े अपराधी थे और वो हमला करने आए और किसी को खरोंच नहीं लगी, कहीं कुछ हादसा नहीं हुआ, वो भागते जा रहे, उनके हाथ काट के निकाल दिए गए, आंखें निकाल दी गई, जिंदा जलाया गया। 2 लोग तो ऐसे मरे हैं कि उनकी आंखें निकाल के गाड़ी में ढकेल दिया गया, वो उनको मालूम ही नहीं कि वो बचने के लिए शीशा के दूसरी तरफ चले गए। पूरे जिंदा मरे हैं जल जल के। उन्होंने 3 पीड़ा झेली। पहला, हाथ पांव काटने, गोली चलने की पीड़ा झेली, गन इंजरी जो मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ। दूसरा पीड़ा उन्होंने हाथ पांव कटने के कारण, और जब आग लगाई गई तो फिर से उनकी शरीर जिंदा हुई। और
तीसरी बात, तीसरी मौत जिंदा जलने से हुई, उन्हें एक ही जीवन में 3 मौत का दंड दे दिया गया। और सबसे गंभीर बात आशीष जी, अगर ये मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मनोज पांडे जी का और रायबरेली की जनता का, जो जातिगत आधार से हट करके यदि हॉस्पिटल में घेराबंदी ना की होती, और मीडिया का एहसान मन देता हूं, तो विश्वास करिए क्या मजाक है कि एसएस वहां के एसपी ने ये घोषणा कर दी कि पूरी मतलब लाइव बयान दे दिया कि पूरे लोग गए हैं, पोल से टकरा गए, बिजली से जल गए, जबकि उन्हीं के रिपोर्ट में है, एसएमएस नंबर मौजूद है, और अधिकृत तौर पे जो पावर स्टेशन ने घोषणा कर दिया कि उस पूरे एरिया में 7 से लेकर 9:30 तक तो हमने लाइट ही नहीं दी, तो आग कहां से लग जाएगी। इतना बड़ा मजाक। उस एसपी को आपने केवल ट्रांसफर करके छोड़ दिया, क्या उस एसपी के खिलाफ 308 की मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? क्या उसने किसके कहने पे? चलिए ठीक है चंद्रशेखर भाई, अब इसको समाप्त कीजिए आप अपनी बात को। आपके किसने कहने से इस घटना को 2 दिन तक आपने दुर्घटना में दिखाया? क्यों छुपाने की कोशिश की गई? और आज बेवजह नाटक करके फिर आरोपियों को बचाने का मजाक किया जा रहा है। ठीक है संतोष दुबे, जंगल आ जाए। ठीक है संतोष दुबे जी, आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या है? एक तरफ जातिगत मामला भी पूरी तरीके से इसको रंग दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर 5 लोग ऐसे जलकर मर गए जो एक ही धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए रहे हैं, ब्राह्मण कुल के वो 5 लोग हैं जैसा बताया गया, जानकारी मिल पाई, और मारने वाले कौन हैं, ये जिनके ऊपर आरोप लगातार लग रहा है वो कौन है? बहुत सारी बातें हैं, राजनीतिक अलग हैं और जातिगत बातें अलग हैं। फिर भी शिवसेना का स्टैंड क्या है इसको लेकर? क्योंकि तमाम जो हिंदूवादी संगठन या ब्राह्मणवादी संगठन है वो लगातार झंडा बुलंद कर रहे हैं, कहते हैं साहब नौकरी भी मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान को ठेस पहुंची है इन 5 लोगों के। जी देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, वो जलकर मरे नहीं है, उनको जलाकर मार डाला गया है, उनका कत्ल किया गया है, कत्ल किया गया है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से आज तक का ये पहला जघन्यतम नरसंहार है, जिस पर दुखद है कि हमारी सरकार भी मौन है। हम सारे लोग अभी 4 महीने पहले उनके लिए दिन रात मेहनत करके उनको सत्ता में लाए, हमारे प्रदेश के मुखिया को वहां जाने का मौका नहीं मिला। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद बात है ये। एक दूसरी चीज पर हम चलते हैं, जिस स्वामी प्रसाद मौर्य पर इन दिनों बड़ी चर्चा होती है, वो एक स्वयं वो माननीय मंत्री कैसे बने मैं नहीं जानता हूं, किस दबाव में बनाए गए ये भी नहीं जानता हूं। वो सदैव हिंदू समाज का अपमान करते रहे। उन्होंने गणेश लक्ष्मी के बारे में जो टिप्पणी की थी उससे भी आप परिचित हैं, पूरा देश परिचित है। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, उन तक मेरी आवाज जाएगी, जो धर्म विरोधी तत्व है, राष्ट्र विरोधी तत्व है, समाज विरोधी तत्व है, यानी असामाजिक तत्व हैं, उनको आपने साहब कैबिनेट मंत्री कैसे बना दिया? और वो कैसे वो आदमी आज तक कुर्सी पर बैठा है? मैं डिप्टी सीएम साहब का बयान सुन रहा था। डिप्टी सीएम साहब, यदि आपका बेटा मारा जाएगा और यही स्थिति रहेगी तो मारे जाएंगे, खैर आपको बेटा भी नहीं है, लेकिन जब होगा या रिश्तेदार होंगे मारे जाएंगे तो क्या होगा? आपका प्रशासन फेल है पूरी तरह से। आपके साथ वो ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश का 20-21% चुनाव में खड़ा होता है, वो बसपा से आयातित इन लोगों को स्वीकारेगा नहीं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आपको जवाब मिलेगा। आपके नीचे की जमीन जा रही है, आपको पता नहीं है हमारे परिवार के 5-5 बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है और आप लखनऊ में बैठकर लफाजी कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। और हमें लगता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं कि ब्राह्मण नाराज हो जाए, और जब ब्राह्मण नाराज होगा तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और उत्तर प्रदेश के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री का सपना पाल रखे हैं, वो वहां पहुंचना चाहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि जहां बताया जाता है कि पोल में टकराकर वो लोग बिजली की शॉर्ट सर्किट से उनकी मौत बताई जाती है। मैं ऊंचाहार गया था, मैंने घटना स्थल देखा है, वहां के लोगों से बात की है, जानकारी है मेरे पास। स्वामी प्रसाद मौर्य का नशेड़ी बेटा सुबह वहां पहुंचा था, घटना स्थल पर लोगों को इकट्ठा किया गया था, वहां करीब 100 की संख्या में यादव जाति के लोग आए थे, उसमें इनका नशेड़ी बेटा गया था, ललकार करके आया था कि उसको बुलाओ। शिव कुमार यादव जो ब्लॉक प्रमुख है, राजा का मित्र है, उसने फोन करके शुक्ला को बुलाया, वो लोग आए बेचारे, ये विश्वास में चले आए। उनकी भी गलती है कि विश्वासघातियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, अपराधियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन
बुलाने पर वो लड़के चले आए और जैसे ही वहां पहुंचे घेर कर उनको 100 की संख्या में लोगों ने पहले लाठियों से मारा, कुल्हाड़ी से मारा गया, फिर जब भागे वो गाड़ी की तरफ तो उन पर ईंट पत्थर मारे गए, गोलियां दागी गई, फिर उसके बाद उनको गाड़ी में हाथ पांव तोड़कर गोली मारकर ईंट पत्थर से कूच कांच करके उनको गाड़ी में डाल करके उनको गाड़ी वहां ले जाई गई जहां पोल था 1 किलोमीटर दूर, घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी ले जाकर के एक खंबे से झूठ मूठ कर लड़ा करके एक ड्रामा किया गया और उन पर पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया। और हमारे प्रदेश का मुखिया वहां तक नहीं गया क्योंकि मरने वाले ब्राह्मण थे। योगी जी, अगर एक क्षत्रिय मरा होता, एक यादव मरा होता तो और एक दलित मरा होता तो आप सबसे पहले अपनी लुंगी बटोर कर पहुंच जाते, लेकिन मरने वाला ब्राह्मण है जिसके बल पर आप मुख्यमंत्री हैं और जातियां कभी 90% आपको वोट नहीं देती हैं, केवल ब्राह्मण बनिया कायस्थ आपके साथ खड़ा होता है और आप मरवा कर तमाशा देख रहे हैं। 5 लाख रुपए देते हैं, 1 लाख कसाई के मरने पर 75 लाख सरकारें देती हैं, आतंकी मरता है करोड़ों दिया जाता है, उसी प्रतापगढ़ में जियाउल हक मरता है 2-2 पीपीएस की नौकरियां 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है। हम ब्राह्मणों को मारा जाएगा, हमारे लिए आपके पास 5 लाख रुपए, क्या कर रहे हैं आप, कहां ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? ठीक है दुबे साहब, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का नाश कर रहे हैं। ठीक है, एक मंत्री नहीं गया अब तक घटनास्थल पर। हाँ। और आपका ठीक है, ये सर्कमस्टेंशियल चीजें जो जिसका जिक्र आपने किया, निश्चित तौर पर ये सब जांच का विषय भी है। अब धीरे धीरे इसकी परत दर परत खुले, सच्चाई क्या है, जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके तमाम उनके बयान का विषय नहीं, जांच तो हो गई चौबे जी, आदरणीय चौबे जी, जांच तो हो गई है। हाँ। अब एफआईआर में परिवर्तन करना चाहिए, एक सप्लीमेंट्री एफआईआर करनी चाहिए। महिला ग्रेजुएट हूं, मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करना चाहिए। एक लाइन पुलिस को अपना पर्चा काट कर उसमें लिखना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे के ललकारने पर यह नरसंहार हुआ है और इनको बर्खास्त करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा है। ठीक है, प्रभात पांडे, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, निश्चित तौर पर इस तरीके के हालातों को कैसे देखते हैं समाज के लिए? प्रभात पांडे। नमस्कार। समाज आज जिस स्तर पे खड़ा है, हमको तो ये आज के 3-4 महीने पहले आपने मुझे बुलाया था तो सपा सरकार थी और आज ये भाजपा की सरकार आ गई। सरकारें आती जाती रहती हैं और अवसरवादी राजनीति का एक सुंदर चित्र सामने आपको निखर के आ रहा है कि हमारे मौर्य जी जो हिंदू धर्म को गालियां दे देकर इतने बड़े नेता बने, उन्हीं को हमारी सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी ने गले से लगाया और गले से लगाकर गलभैया डालकर उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और जनता बेचारी ठगी सी देख रही है। ये समाज के लोगों का या तो पतन कहा जाए या नेताओं का पतन कहा जाए या हमारी आपकी जनता की जागरूकता में कोई कमी देखी जाए कि एक छोटा सा जिला जिसमें प्रदेश स्तर नहीं विश्व स्तर के राजनीतिज्ञ हैं, श्रीमती सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और श्रीमती इंदिरा गांधी का क्षेत्र रहा, पॉलिटिकली एक्टिव आप कह सकते हैं जिले को, और वहां पर एक 5 हत्या होती है। क्या एक बयान अमित शाह की तरफ से नहीं आना चाहिए था? क्या एक बयान श्रीमती गांधी की तरफ से नहीं आना चाहिए था? समाज में बैठकर लोगों को मिल बैठकर ये जो हिंसा भड़कने की बात हो रही है, जो आग लगने की बात हो रही है, योगी जी की सरकार का एसपी पे कभी कहता है कि वो खंबा गिर गया, कभी कहता है कि वो जो है हत्या हो गई, कभी कहता है वो हत्या करने गए थे। खिलवाड़ कानून का मजाक, योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था कायम है। जब एक पॉलिटिकली इंटरनेशनली एक्टिव जिले में और मुख्यमंत्री आवास से केवल 130 किलोमीटर दूर ऐसी घटना घटती है और उनके एसपी गुमराह करते हैं कि वो पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर हत्या हो गई, फिर वो अपराधी थे, फिर हिस्ट्री शीटर थे। मैं ये चाहता हूं कि इस मांग में क्या गलत है कि सीबीआई जांच हो। इसमें क्या गलत है? इसमें कोई, अगर हम ये जातिवादी राजनीति से नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहा हूं
कि मुख्यमंत्री जी के अंदर अगर थोड़ा भी विश्वास है कि उनकी पुलिस सत्य है, पुलिस सही कह रही है, तो उनको अब तक सिफारिश भेज देनी चाहिए थी। ठीक है, वो इस मुद्दे पर राजनीति होने ही क्यों दे रहे हैं? और समाज में, समाज के स्तर पर अगर ब्राह्मणों में नाराजगी है तो उसको दूर करने के लिए वो क्यों नहीं जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको 5 लाख नहीं 50 लाख दे दूंगा या कुछ भी कर दूंगा। ये मैं नहीं चाहता, लेकिन लोगों के आंसू पोंछने चाहिए कि नहीं चाहिए? एक अपराधी की हत्या हुई है, चलिए मान लिया अपराधी था, लेकिन जब उसको कानून ने सजा दी थी क्या? उसको सजा तो किसी और ने दी। तो आप तो पूरी जनता के अभिभावक हो, ठीक है, आपको वहां जाके उन गरीबों के आंसू पोंछने चाहिए कि नहीं पोंछने चाहिए? मैं कोई राजनीतिक विषय नहीं उठा रहा हूं, मैं सरकार, आप सरकार में पद पे बैठे हो, अब पद पे बैठ के बयान दे रहे हो कि वो गुंडे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने ये हक दे दिया? वो कोई समाज, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, वो निर्णायक हैं कि वो गुंडे थे, तय करने वाले। अरे गुंडे भी, अपराधियों को भी कानूनी संविधान में अधिकार प्राप्त है। जब तक न्यायालय से निर्णय ना हो कि वो गुंडे हैं, तो वो उनको सजा ना मिले, तो वो आप उनको अपराधी कैसे कह सकते हैं एक संवैधानिक पद पर बैठ के? और उसके बाद आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और योगी जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। हम ब्राह्मण के ऊपर नहीं जा रहे हैं, मैं जनता की निगाहों से देख रहा हूं कि ये जिस उम्मीद से सरकार को लाया गया था, वो जनता ने 45 दिन के अंदर ही तलाक हो गया है। जनता, आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो ये नहीं कहेगी कि बहुत बढ़िया भैया, बहुत ठीक है। कम से कम आपने एक समाज को दिया होता कि जाते वहां पे आंसू पोंछते गरीबों के, और उनसे कहते कि जो भी अच्छे से अच्छा निर्णय होगा वो हम लेंगे। ठीक है, आप राजनीति का विषय बनाकर फायदा ले रहे हैं। चलिए ठीक है प्रभात पांडे, और आप किसी को कुछ देने वाले नहीं। ठीक है, निश्चित तौर पे कई सवाल है प्रभात पांडे, कई सवाल है। मौर्य जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज, कि जिस बीज को वो बो रहे हैं वो विष वृक्ष बनकर शायद मोदी, शाह और भाजपा की जड़ काटने का प्रोग्राम बना चुके हैं। चलिए ठीक है, ये बात समझनी चाहिए योगी सरकार में और लोग जो हैं, और बीजेपी को भी, जिस तरीके के ये बयान आ रहे हैं। संजय शर्मा, बहुत संक्षेप में आपसे भी, चूंकि एक कमेंट लेकर फिर ब्रेक पर भी जाना है, जो भी बात है, जो गोरखपुर में दिखाई पड़ता था ब्राह्मण और क्षत्रियवाद, लड़ाई लगातार हुई है, हरशंकर तिवारी और भी तमाम नाम आप उठाकर देख सकते हैं किस तरीके का पूरा माहौल गोरखपुर में रहा है। अब वो माहौल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पनप रहा है, अब माहौल ब्राह्मण और यादव का भी हो रहा है। इसको क्या, किस तरीके से, किस नज़रिए से देखें? और सबसे बड़ी बात ये कि भले ये ब्राह्मण हैं या मरने वाले या जिनको जला दिया गया वो यादव ही होते या किसी और जाति के होते, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल तो जंगल राज का है कि ये हो क्या रहा है। क्या किसी का भी यहाँ पर सिक्का चल सकता है? क्या राजतंत्र है? लोकतंत्र खत्म हो चुका है? संविधान खत्म हो चुका है? कानून अपना काम नहीं कर पा रहा? कई सवाल हैं। संजय शर्मा, देखिए आशीष जी, ये सरकार जब बनी थी तो शायद सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि लोगों ने, और खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने हर सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। कई बड़ी घटनाओं का उन्होंने उदाहरण दिया और आम आदमी के मन में इस विश्वास को पुख्ता भी करा दिया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई। जो प्रचंड बहुमत आया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था उसमें ये था कि लोग मान रहे थे कि अमित शाह जी ने कहा था जिस तरह 24 घंटे में हम कानून व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, तो कहीं ना कहीं विश्वास था कि योगी जी आए हैं तो योगी जी कानून व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से 3 महीने में जो ताबड़तोड़ घटनाएं एक के बाद एक होती चली जा रही हैं, वो सरकार के माथे पे कहीं ना कहीं शिकन डाल रही हैं। सहारनपुर से परंपरा शुरू हुई, पहली बार आप समाजवादी पार्टी को लाख बदनाम करिए, कहिए गुंडों की पार्टी थी वो, लेकिन पूरे 5 साल में कभी नहीं हुआ कि किसी एसएसपी के घर में घुसकर मारपीट कर दी गई हो। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एसएसपी के घर में घुस के मारपीट कर दी। वो एक संकेत था योगी जी के लिए कि बहुत कठिन डगर है पनघट की। और आपने जो मुद्दा उठाया है क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण,
आप ब्रेक के बाद लौट के आइए तो हम लोग तफसील से बात करेंगे। तो लेकिन आशीष जी बिल्कुल जड़ में यही और सिर्फ यही मुद्दा है। एक घटना होती है रायबरेली में, अगले दिन एसपी बयान दे देता है कि ये तो अपराधी थे जो मारे गए और बिजली के पोल से। आप देखिए लखनऊ की मीडिया, लखनऊ के बड़े अखबारों में भी अगले दिन भले एक दिन खबर छपती है लेकिन अगले दिन वो खबर अंदर चली जाती है। 4 दिन तक उस खबर पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा तब शुरू होती है जब ब्राह्मण संगठन एक आवाज उठाते हैं कि 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई है और हम इसका विरोध करेंगे। 8वें दिन या 7वें दिन मुख्यमंत्री का एक प्रेस नोट आता है जिसमें कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने 5 लोगों की हत्या पर दुख व्यक्त किया और 5-5 लाख की अनुदान देने की घोषणा करी है। मैं मानता हूं कि सीएम इतनी छोटी छोटी बात को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि सूबे में उनके इस बयान की इतनी आलोचना हुई कि प्रदेश के सूबे को 7 दिन या 8 दिन के बाद अचानक क्यों ख्याल आया कि 8 दिन पहले 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी या 5 व्यक्तियों की हत्या हुई थी, आज अनुदान दे रहे हैं। अनुदान जब भी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी घटनाओं पे दिया जाता है वो 24 घंटे में दिया जाता है। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री तेज हैं, योग्य हैं, तो आखिर वो उन अफसरों को दंडित करेंगे कि 7 दिन तक उन्होंने गुमराह करके क्यों रखा। वो एसपी को सस्पेंड करेंगे जिसने कहा था कि ये अपराधी थे और वो अपराधी नहीं थे। लेकिन केवल वो आश्वासन इस बात को था कि शायद ये 5 लाख रुपए ब्राह्मण संगठनों के मुंह पे ताला लगा देंगे। चूंकि प्रदर्शन हो रहे हैं, संगठन जिस तरह मुखर हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। उन्हें खामोश कर दिया जाए, कम से कम उन्हें खामोश कर दिया जाए। अरे संजय भाई आप खुद देखिए, प्रेस क्लब से पत्रकार उठा लिए जा रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सरकार है। अब आप देखिए कहां कितनी भयभीत है, कितनी भयभीत है। आशीष जी आजादी के बाद से पहली बार ये हुआ है कि प्रेस क्लब के अंदर पुलिस घुसी है उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर बाद में भले छोड़ दिया गया, पूरी मीडिया को धमकाने की बात है और शर्मनाक है। हाँ ठीक है, आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के उस पार भी चर्चा करेंगे अलग पहलुओं पर कि आखिर इस मामले को लेकर किस तरीके का रंग दिया जा रहा है और जो रंग दिया जा रहा है क्या वाकई में मामले की जड़ में वही बात है या वाकई में कुछ और है जिसके ऊपर किसी का ध्यान जा नहीं रहा है अभी और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसी को लेकर गंभीर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो निश्चित तौर पर रायबरेली के ऊंचाहार में जो कुछ हुआ उसको लेकर बयानबाजियां जिस तरीके की आ रही हैं उसको लेकर दिखाई यही पड़ता है कि राजनीति भी अपने चरम पर है। जातिगत आधार पर 2 अलग अलग जातिगत समुदायों के बीच की इस लड़ाई को बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अपराध है, एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध का यह मामला बनता है। जंगल राज को साबित करता है कि सत्ता सिर्फ उनके हाथ में है जो अराजक हैं, जो गुंडे हैं, जो इस तरीके के दबंग हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बाहुबल है या फिर धनबल है। और अगर केवल इसी से सरकार के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां रखी जा सकती हों तो शायद उत्तर प्रदेश में लगातार जो हो रहा है ऐसा ही आगे होता रहेगा। लेकिन ध्यान इस पर जाना चाहिए कि जो इस मामले से या जो पहले के मामले, जिस तरीके से गोरखपुर में मामला आया कि एक व्यक्ति को कार में जला दिया जाता है, तो ये जो मामले निकल कर आ रहे हैं वो क्या है, सरकार के सामने किस तरीके की चुनौती है, किस तरीके के सवाल हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहां पर दिखाई पड़ता है। लगातार प्रशासनिक अमले में फेरबदल चल रहा है कि साहब यहां से हटाकर वहां पहुंचाओ शायद चीजें सही हो जाएंगी, डीजीपी बदल दो शायद चीजें सही हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है जो एडीजी हैं उन्हें बदल दो शायद चीजें सही हो जाएंगी। कहां है इकबाल, कहां है? पूरी तरीके से चीजें ध्वस्त सी दिखाई पड़ती हैं। हमारे साथ पैनल लगातार मौजूद है चर्चा के साथ। एक बार फिर से संजय शर्मा के पास चलते हैं। संजय भाई क्या कहा जाए, कहां पर है और शायद पैनल की नजर वहां तक ना जा पा रही हो जहां पर इस मामले की और भी गूढ़ बात है। मुझे लगता है कि उस पर भी हमें गंभीर चर्चा को करना चाहिए, सिर्फ इस बात को नहीं कि ब्राह्मण मर गए या यादवों ने ऐसा किया। मुझे लगता है कि ये हुआ क्यों, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। आशीष जी, मैं बहुत गंभीरता पूर्वक आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो पहली बार शायद इस किसी चैनल पे आ रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ लोग और सरकार में कुछ लोग शामिल, कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत कमजोर करना चाहते हैं और यही कारण है कि सरकार लगातार 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। कुछ बड़े नेता के यहां अफसरों की हाजिरी, अफसरों की तैनाती में उनका प्रभाव,
यही कारण है कि मुख्यमंत्री को खोलकर बैटिंग करने का राइट नहीं मिल पा रहा है। जिस चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री 10-15 दिन के अंदर हटाना चाहते थे, उनको हटाने में उनको 100 दिन लग गए। आपने रायबरेली के जिस एसपी ने आपको गलत बयान दिया कि वो 5 अपराधी थे, आप उसको सस्पेंड नहीं कर पाए। अभी तक आपने एक एसपी सस्पेंड किया, सहारनपुर का सुभाष दुबे, जो एक अच्छा एसपी माना जाता था, और उसका कारण सिर्फ इतना था कि उसने मायावती को वहां आने की अनुमति दे दी। 3 महीने के अंदर आप एक एसपी को सस्पेंड कर रहे हैं, वो भी कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से नहीं, केवल इस वजह से कि उसने मायावती को वहां आने की अनुमति दे दी। अगर आप रायबरेली के एसपी को दंडित नहीं कर रहे हैं झूठे बयान देने पे, अपराध होने में, और ये रायबरेली के एसपी वही हैं जब योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह बार का उद्घाटन कर रही थी, तो उस बार के उद्घाटन में वो अपनी उन्नाव की एसपी पत्नी के साथ मौजूद थे बिना छुट्टी के। तो आप ऐसे अफसरों को तो दंडित नहीं करेंगे, दंडित दूसरे अफसरों को करेंगे। प्लस ये जो संगठन और सरकार के बीच का गैप आ रहा है, जो कुछ लोग योगी जी को कमजोर करने की रणनीति में जुट गए हैं, वो बात अब छुपी नहीं रह गई है। वो बात निचले स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है, ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बन गई है। ब्यूरोक्रेट जान गए हैं कि सत्ता के संगठन की चाबी कहां है, तो वो मुख्यमंत्री की जगह अपनी चाबियां कहीं और ढूंढने लगे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री का खेमा लगातार कमजोर हो रहा है। पंचम तल का जो प्रभाव देखना चाहिए, पंचम तल में एक भी प्रभावी अधिकारी नहीं बैठा है जो निर्णय ले सके। अगर निर्णय लेने की बात होती तो लखनऊ के मीडिया प्रेस क्लब में आजादी के बाद पहली बार पुलिस नहीं घुसी होती। आज सूचना विभाग के बड़े अफसर अखबार वालों से ये नहीं कह रहे होते कि अगर तुम अखबार में सरकार के खिलाफ खबर छापोगे तो हम तुमको विज्ञापन नहीं देंगे। ये जो आपको मीडिया को धमका के बैलेंस करने का खेल है, ये 3 महीने में नहीं खेला जा सकता। जो 1 महीने में योगी जी का ग्राफ बढ़ा था, लोग कह रहे थे मोदी से आगे निकले योगी, शायद वही बात खतरनाक हो गई और उसी लाइन के बाद खेल शुरू हो गए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में चीजें लगातार बिगड़ रही हैं। कल रात को गोमती नगर जहां बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं, वहां से 500 मीटर की दूरी पर एक पूर्व डीजीपी के घर के पड़ोस में डकैती पड़ती है। लखनऊ में लगातार 48 घंटे में दूसरी डकैती है। 3 महीने में राजधानी में 6 डकैती बढ़ चुकी हैं। ये चीजें आपको डरा नहीं है। लोग कहने लगे हैं कि डरिए आप लखनऊ में हैं। गोमती नगर में सरे शाम लोग कार से एक लड़की को फेंक दे रहे हैं रेप करके। क्या आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन से कानून राज की बात कर रहे हैं? और अगर आप सुशासन का नारा देकर आए हैं और ये हाल होगा तो क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर 3 महीने में बदलने से स्थितियां सुधर जाएंगी? सूबे के डीजीपी अलीगढ़ में बैठ के कहते हैं इतना बड़ा सूबा है, कानून तो काम करेगा लेकिन अपराध होते रहेंगे। अगर सूबे के मुखिया का सबसे बड़ा मुखिया ये कहेगा अपराध होते रहेंगे तो क्या नीचे तक मैसेज चला जाएगा? एक बहुत बड़ा गंभीर संकट खड़ा हो रहा है। और ये जो आपने आज जो विषय रखा है रायबरेली पर राजनीति, आशीष जी आपने बहुत सेंसिटिव बात कही है। हो ये रहा है योगी जी भली इस बात को स्वीकार ना करें या हम मान लें कि साधु संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह के निधन के बाद लगभग 25 साल के बाद पहली बार एक क्षत्रिय राजनीति बहुत मजबूती से उभरती हुई नजर आई है। योगी जी के मंच पर राजा भैया और यशवंत सिंह जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक कान में खुसर फुसर करके नजर आते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का क्षत्रिय नेता हो, वो योगी के संग सहज महसूस करता है, बुरा भी नहीं है। अपनी जाति को इकट्ठा करना अगर योगी जी कहते हैं वो क्षत्रिय है, लेकिन अगर पूर्वांचल में जिस तरह क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष होता आया है, आज भी दोनों के संबंध सहज नहीं माने जाते हैं, उसके बीच में अगर ये खतरनाक खेल खेल दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े ज्वालामुखी की तरफ निश्चित तौर पर। लेकिन एक राजनेता होने के तौर पर एक पार्टी, पूर्वांचल के ब्राह्मणों का एक मंच पे आ जाना, ये संकेत मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर फिर कहीं ना कहीं विवाद शुरू होगा। ठीक है, सहारनपुर में ठाकुर बनाम दलित हुआ था, तो यहाँ पे ब्राह्मण बनाम कुछ होगा, लेकिन ये खतरनाक खेल है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर। इसलिए राजनेता जो हैं या जो राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर पांडे जी आप खुद बैठे हुए हैं, शिवसेना से हमारे साथ संतोष जी बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों की भी भूमिका बड़ी गंभीर हो जाती है कि आप लोग क्या कहें जिससे सामाजिक समरसता की एक तस्वीर दिखाई पड़े, ना कि उसमें कहीं ना कहीं एक झगड़ा, एक अलग तरीके की तस्वीर उभरे, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है। एक बयान आग की तरह फैल सकता है और आग लगा सकता है, ये हम लोगों ने देखा है, हम सभी की आंखों से होती हुई चीजें गुजरी हैं। निश्चित तौर पर उस आधार पर चंद्रशेखर भाई क्या है स्टैंड अब, किस तरीके से आगे जाएंगे इस बात को लेकर?
देखिए आशीष भाई, होता क्या है कि जो शोषित और शासक इन दोनों में शोषित की कोई हैसियत नहीं होती है। जब आप शोषित वर्ग हैं और जब आप शोषित हो रहे हैं तो आप सिद्धांत तय नहीं कर सकते, आपको सिर्फ संघर्ष करना है। समरसता की जिम्मेदारी शासक की होती है और हकीकत यह है कि पैदा भी वही कर सकता है। ये तो हम पहले से शोषित हैं, पीड़ित हैं, हम समरसता करके अपने आप को और मार सकते हैं, अस्तित्व खत्म अपना कर सकते हैं, पर फिर भी समरसता नहीं आएगी। स्थितियां बहुत नाजुक हैं, जैसा कि हमारे विद्वान श्री संजय शर्मा जी ने बताया, बिल्कुल सही है। आप एक छोटी सी चीज एनालिसिस करने की जरूरत है। कहीं क्षत्रिय वर्सेस दलित हो रहा है, कहीं क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, कहीं क्षत्रिय वर्सेस कुछ हो रहा है, और यह भी जो एपिसोड है वो भी निश्चित रूप से एक वोट बैंक को लक्ष्य करके किया गया है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस स्तर पे अगर जो शासक है वो जब इस स्तर पे जातीयता की भावनाओं में ओतप्रोत होके काम करेगा तो पूरे समाज में दहल जाएगा समाज, और उसमें जितना शोषित है वो आक्रोशित हो जाएगा, जो अभी ब्राह्मण समाज हो रहा है। इस चीज को आप समझिए। देखिए बहुत मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं उस ब्रेन को भी नहीं समझ पा रहा हूं कि किस आधार पे एक आदमी की बहुत 5 लोगों के निशंस हत्या हुई थी। इतनी बड़ी हत्या होने के बाद में निश्चित रूप से वहां के सभी लोगों को इसकी निंदा करना चाहिए था, और जिस तरीके से हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद तो देते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत लेट लिया और एक मजाक और मात्र एक प्रोटेक्टिव लिया है। 5 लाख रुपए की बात नहीं है, बात इस चीज का है कि 8 दिन बाद आप बयान जारी करते हो कागज पे लिख करके। क्या एक मंत्री को, क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य को सार्वजनिक मंच से बेइज्जत भी नहीं कर सकते हैं? फोन करके केवल आप डांट देते कि कोई भी व्यक्ति इतने निशंस हत्या में तो जातिगत भावना पांडे उनको तो बैक किया जा रहा है, आप वो तर्क दे रहे हैं। हाँ, उनको तो बैक किया जा रहा है पूरा लॉबिंग और पूरी लॉबिंग करके। और एक मजाक बात देखिए, हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो, पर हमारे माननीय पाठक जी ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला, जब उन्होंने कहा कि ये जघन्य है और उन्होंने रिपोर्ट दिखाई कि यदि किसी के खिलाफ 151 नहीं है और एक आदमी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसमें भी कोई हिस्ट्री सीट नहीं है, ये लिखित तौर पे एसपी दे रहा है। इतना कहने के बावजूद अगले दिन उनकी सुरक्षा हटा दी गई। ये आपको भी जानकारी होगी, हम आरोप नहीं लगा रहे, हो सकता है ये अच्छी नियत के तहत हो, पर चूंकि ब्राह्मण राजनीति में हूं इसलिए निश्चित रूप से मैं इसको कोरिलेट भी होता है कि जिस दिन उनका बयान आता है उसके ठीक अगले दिन उनकी पूरी सुरक्षा हटा करके जो उन्हें 20 सालों से मिली थी हटा दी गई। ये कहीं ना कहीं ये जातिगत मानसिकता की अतिवादिता को दिखाता है। और मैं एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट आप जान लीजिए कि आने वाले समय में ब्राह्मण को हल्के में लेना, यहाँ पे जातिगत राजनीति नहीं करनी चाहिए मुझे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा तो ब्राह्मण ने जी, लेकिन है ये सच है। हम चूंकि मैं समाजवादी पार्टी का चूंकि नेता हूं इसलिए हम प्रतिबंधित हैं, हम सीमित हैं, लेकिन हमारे सामने जो बैठा है भाई हमारा, वो जब बात करता है जो हम उसकी भावना आपको टीवी पे बोल भी नहीं सकते, हमारे आगे सीमाएं लिमिट फ्रॉम टू की बधी हुई है, आप उसको फील होता है, उसको हर वक्त फील हो रहा है कि हर वक्त हम जलील हो रहे हैं। 1-2 चीजें हमारे रायबरेली के कुछ ब्राह्मण संगठन आए, उन्होंने 5 फोटो कॉपी दिखाई तो मैंने सोचा ये फर्जी है। उसके बाद मैंने जब चेक कराया तो असलियत थी। एक ट्रांसफर लिस्ट में 14 वहां लेखपालों के ट्रांसफर है जिनमें 13 ब्राह्मण है, 13 ब्राह्मण है और एक कोई आदर यादव है। आप सोचिए इस बात को कि इतने बड़े जिलों में क्या सिर्फ ब्राह्मण का ट्रांसफर हो रहा है? क्या आप जितने वहां पे कोई एक एसपी है उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज की गई कि जब वहां पे मौके पे हादसे के वक्त उनके जीडी में एंट्री है कि अंतिम में 2 लोग पहुंच गए थे, जब 2 सिपाही का बयान वहां दर्ज है तो आपने इस आधार पे बिना उन सिपाहियों से बात किए पूरी घटना को आपने दुर्घटना क्यों दिखाया? उन लोगों को जेल में जो लोग कुछ पकड़े भी गए उनका आवभगत कैसे कर दिया गया? जमानत देने की तैयारी आप कैसे करने लगे? क्या आपको दिखा नहीं जब डॉक्टर ने लिखा कि इन लोगों को दुर्मुट से इनके जो फेस की साइज है वो मात्र 30 mm यानी 1 इंची से थोड़ा ज्यादा इसको चपटा किया गया, कम से कम 59 बार उसको कुचला गया है, लिख के दिया गया 59 थंप है, मेडिकल रिपोर्ट है, 59 बार कुचला गया है। सोचिए कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। इसके बावजूद आप दुर्घटना बचाने के यानी कि आप शासन के कितना दबाव में है, कितने प्रलोभन में है आप, ऐसी कौन सी आपको राजनीति की जरूरत है? और जब तक कि प्रशासन ये सब जितना भी लाइन आर्डर का बुरा हाल है
जब तक प्रशासन राजनीतिक आकांक्षाओं से निकल करके काम नहीं करेगा, स्थितियां आग लग जाएगी पूरे प्रदेश में। मैं आपके चैनल के मार्फत अपील करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश सरकार के जितने भी प्रदेश में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, वो एक बार निश्चित रूप से वो मोर्चा खोले और पूरा समाज मोर्चा खोले। पुलिस प्रशासन को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों से बाहर चंगुल से निकाला जाए और जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के चंगुल में काम करने की गुस्ताखी करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। सर्विस रूल एक्ट में है ये 308 के अंतर्गत ये 120B का मुकदमा बनता है। ठीक है, लेकिन संतोष दुबे, मुझे लगता है जो बात कह रहे हैं, चाहे संजय शर्मा हो, चंद्रशेखर पांडे हो, एक बात पूरी साफ निकलती है कि जो लोग ऐसे हैं, जो समझदार हैं, जो कानून को समझते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, अपने कानून में विश्वास रखते हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर अब थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। और सीधा यही प्रश्न सीएम साहब से है, वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद उनको पर वो इस वक्त विराजमान है। निश्चित तौर पर उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हो, क्या बयान आए, क्या गंभीरता दिखाई जाए, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक फिलहाल बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी जहां तक बात शिवसेना की है, निश्चित तौर पर आप लोग भी हिंदूवादी राजनीति के चरम पर पहुंचते हैं, करते हैं, दिखाई पड़ा है। और अब मामला ब्राह्मण से भी जुड़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण क्षत्रियवाद दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रियवाद भले कुछ जगहों पर अगर है, तो क्षत्रियवाद तो पूरी तरीके से चरम पर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर ये वक्त रहते रुका नहीं तो चीजें विस्फोट की तरफ बढ़ रही हैं? जी भाई साहब, देखिए 60% डीएम और एसपी एक जाति के हो गए हैं। जैसे पिछली सरकार में एक जाति के थे, अखिलेश जी ने इसको बयान में भी अपने कहा था, ठीक कानून से उनका समर्थन करते हैं कि 60% इस समय एक जाति विशेष के लोग डीएम और एसपी हैं। आप लखनऊ में आप देख लीजिए, सब कुछ दिखता है, हम लोग देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं। हर थाना अध्यक्ष एक जाति विशेष का है, हर एसडीएम, हर सीओ एक जाति विशेष का है। ये तो योगी जी कर ही रहे हैं, खुला खेल है। योगी जी पहले से भी जातिवादी हैं, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं, मेरे बगल के जिले के निवासी हैं, मैं उनको ठीक से जानता हूं। जब वो साधु बने थे तब से मैं जानता हूं। लेकिन दिक्कत आज क्या खड़ी हो गई कि बाबा जी अपने कमंडल से कार्बाइन को टाइट नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन फेल हो गया है पूरी तरह से, पूरी तरह से फेल है। क्यों फेल है कि जब बाबा जी केवल न्यूज चैनलों पर डींग मारेंगे, अफसर सुधर जाएं, अधिकारी सुधर जाएं। अरे बाबा जी, पहले आप सुधरो, आप अपना जातिवाद कम करो। आपको जिस कुर्सी पर बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है वो 3.5% क्षत्रियों का वोट नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ था। ईमानदारी से आप देख लीजिए, ये 95% 90% वोट ब्राह्मणों ने दिया, जो 21% ब्राह्मण है उसका है, उसकी हत्या हो रही है। आप मौन है। एक फूलन देवी की हत्या पर पूरे निषादों ने मुलायम सिंह का बहिष्कार किया था। आप क्या कर रहे हो? आप क्या देना चाहते हो? हमारे अच्छे दिन यही लाना चाहते थे। आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अपराधी मंत्रियों को अच्छे दिन लाने का जो उपहार दिया है वो हम लोगों को दिख रहा है। अगर ब्रजेश पाठक जी, हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं उनकी सुरक्षा हटाई जा रही, हटाइए, बस 1.5 साल और आपको मौका है, उत्तर मिलेगा। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनकर आपने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया। एकदम लगता है हम चंबल घाटी में निवास कर रहे हैं। यहाँ लगता है कि दरोगा बिना घूस लिए चौराहा पार नहीं करने देता है, हर चौराहे पर चेकिंग लगी है, अपराधी फिर भी मौज कर रहे हैं। सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ खड़े हैं। कौन सा प्रशासन है? कौन सा अच्छा दिन आया? आतंकवादी खुलेआम अयोध्या आ रहे हैं, जा रहे हैं। रोज हमारे यहाँ चेकिंग के नाम पर वसूली हो रही है। अयोध्या असुरक्षित है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, जिसके नाम पर आप राजनीति करते हो। राम जन्मभूमि तो आप पलट कर जाते नहीं हो। और ऊपर से जो लोग आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपके लिए मरते मिटते हैं, उनको आप जिंदा जलवाते हैं। और बिजली कट जाती है, बताते हैं पोल से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गई। जब 8 घंटे की कटौती थी तो आपको अपने अधिकारियों को बुलाकर पूछना चाहिए था। आपका सीओ दोषी है जिसने आपसे झूठ बोला, आपका एसपी दोषी है, आपका वो कोतवाल दोषी है, थानाध्यक्ष। आप सुभाष चंद्र दुबे को केवल ब्राह्मण होने के नाते सहारनपुर में एक ठाकुर की हत्या होती है, हटा देते हैं, एक दलित मारा जाता है, हटा देते हैं।
और यहाँ पांच ब्राह्मणों को बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ मारा जाता है। हाँ। आप उन पर कोई कार्रवाई। ठीक है प्रभात पांडे, एक संक्षेप में टिप्पणी आपसे। प्रभात पांडे जी, एक संक्षेप में टिप्पणी आपसे। आपने बहुत एक अच्छी बात बोली कि इसके सारे घटनाक्रम के पीछे कुछ गूढ़ बातें हैं। गूढ़ बातें यह है कि जब प्रशासन का कोई हिडन एजेंडा होगा, हाँ। तब सही सरकार चल नहीं सकती। तो हमें तो ये लग रहा है कि प्रशासन और शासन मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर है। और दूसरी चीज, या तो उन्हें जमीनी राजनीति का पता कब नहीं है, हाँ। वो सीधे एक मठ पे आके बैठे और सीधे उस सत्ता के रथ पे सवार हो गए। जनता का आक्रोश खाली ब्राह्मणों में ही नहीं, सभी में दिख रहा है। और प्रशासन एकदम अक्षम है। समाज की दृष्टि से, कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, किसी रिक्शे वाले से भी पूछेंगे तो कहेगा भैया बहुत खराब सरकार है। न किसी को जीने दे रहे हैं, न किसी को खाने दे रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है। और अपराध की तो बात करिए ही मत। लोगों के हाथ काट के जला दिया जा रहा है। इसी कांड के ऊपर अभी किसी पर दूसरे प्रदेश में हुआ होता तो मोदी जी चले गए होते, जाके फूल चढ़ाए होते। अभी उनको 74 सीटें हैं, लेकिन जनता का आक्रोश समझे, जनता के आंसू पोंछे और अपने प्रशासन में हिडन एजेंडा को किनारे करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार है, अभिभावक की तरह सबसे निर्णय करें और अभिभावक बन के रहें। अगर पटीदार या पक्षकार बन के रहेंगे तो सरकार नहीं चला पाएंगे। और इनके लिए चलिए, कम से कम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है ही है। न सिर्फ कुछ खास वर्ग उनका है, बल्कि सभी के गार्जियन के तौर पर फिलहाल मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश उनका सूबा है, निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन उनको करना पड़ेगा और ठीक ढंग से गंभीरता के साथ करना पड़ेगा। ये तो एक सवाल कहीं ना कहीं इसमें निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल आज उठाने की कोशिश की है, रायबरेली के ऊंचाहार का जो पूरा मामला रहा है उसको लेकर क्या सिर्फ राजनीति हो रही है, या फिर जो बयानबाजियां निकल कर आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, जांच पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, जो रिपोर्ट सौंपी गई प्रशासन की तरफ से उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें कोई बात है, उसके जड़ में अभी भी कुछ ऐसा है जो शायद सामने नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, एक बड़ा सवाल। फिलहाल विशेष में बस इतना ही। नमस्कार।